झारखंड गठन के साथ ही कई ऐसे गंभीर मुद्दे थे जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते थे और उसमें सबसे बड़ा मसला आया था स्थानीय नीति को परिभाषित करने का। लेकिन 22 साल के झारखंड में जिस तरीके से स्थानीय नीति को लेकर बातचीत की गई और जो भी सरकार में आए उसके बाद से किस तरीके से विवाद हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से अड़चने आई और साथ साथ कानूनी पहलू के रूप में किस तरीके से इसे देखा जा सकता है। वर्तमान में जिस तरीके से हेमंत सरकार ने विधानसभा में इसे पारित कराया है और इसके बाद से भी कहा जा रहा है कि अभी कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अड़चनें कम नहीं होती जा रही हैं, जिसका नुकसान शायद राज्य को होगा। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और हमारे साथ अजीत कुमार जी हैं, पूर्व महाधिवक्ता हैं, झारखंड हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कानूनी रूप से देखा जाए या बाकी जो पहलू हैं उन पे किस तरीके से तमाम चीजों को देखा जा सकता है। अजीत जी, सवाल खड़ा हो रहा है, राज्य गठन के साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि राज्य के जो गंभीर मुद्दे हैं, स्थानीय नीति हैं, रोजगार को लेकर बातचीत, इन सारे मुद्दों पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। किस तरीके से इन 22 सालों को आप देख रहे हैं और कहाँ कुछ कमी देखने को मिल रही है, खास करके जब हम स्थानीय नीति, रोजगार, इन सारी चीजों की जब हम चर्चा करते हैं? देखिए, मेरे मत में तो विगत 22 वर्षों में और अब तक स्थानीयता के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गई है और राज्य के लोगों को स्थानीयता के नाम पर बराबर गुमराह किया गया है। आपको पता होगा कि 2001 में जैसे ही राज्य गठन हुआ था तो स्थानीयता को परिभाषित करते हुए तत्कालीन जो सरकार थी, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने स्थानीयता को 1932 के खतियान के आधार पर निर्धारित किया था। मामला न्यायालय में गया, न्यायालय ने अनेकों बिंदुओं पे चर्चाएं की और न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय में जो प्रशांत विद्यार्थी के मामले में आया, पुनः उन बिंदुओं पे गौर करते हुए, उन बिंदुओं पे ध्यान देते हुए राज्य सरकार को ही ये आदेश और निर्देश दिया कि आप पुनः स्थानीयता निर्धारित करें और रोजगार के मामले में सिर्फ प्राथमिकता दी जा सकेगी जब अन्य और यहाँ के स्थानीय दोनों के अंक या मेरिट समान होंगे। इन दोनों विषयों पे निर्णय के बाद बिल्कुल शांति आ गई और बाद में जो भी सरकारें आई उन्होंने सिर्फ राजनीति की, बाहर से मांग की जाती रही, घोषणाएं होती रहीं, मांग की जाती रही, चुनावी एजेंडे बनते रहे, परंतु अंततः जो है वो 2016 में तत्कालीन भाजपा की सरकार ने अपने स्तर से निर्णय लिया और उनके अपने मत में न्याय निर्णय जो इस विषय पे हुआ था माननीय उच्च न्यायालय का, उन्होंने उसको इस प्रकार से देखा कि 1985 के आधार पर उन्होंने स्थानीयता निर्धारित की। काफी भारी मात्रा में उस नीति के आधार पर नियुक्तियां भी की गई, परंतु फिर से ये मामला गर्म होता गया। मांग की जाती रही कि नहीं, 1932 के खतियान के आधार पर ही जो है वो स्थानीयता निर्धारित की जानी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि झामुमो को इस तरह की मांग और इस तरह की चुनावी एजेंडा का लाभ भी मिला और ये जो मजाक है कल हुआ, इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि एक बड़ा मजाक हुआ राज्यवासियों के साथ में कल, जब आनन फानन में और विशेष सत्र बुला करके 2 विधेयक पारित कराए गए और जिसमें एक विधेयक जो है वो स्थानीयता को लेकर के है। मैंने विधेयक की प्रति जो है मुझे कहीं से मिली थी, मैंने पढ़ा तो इसकी धारा 1 जो है 1, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कानून, ये जो एक्ट है, ये वर्तमान में अभी लागू नहीं होगा और ये लागू तब होगा जब इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और आपके माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार को, माननीय हेमंत जी को पूछना चाहता हूं कि यदि आपके अधिकार क्षेत्र का ये विषय था और वर्ष 2001 से अब तक
सारे निर्णय राज्य सरकार ने ही लिए हैं, तो आखिर ऐसी क्या बात है इस कानून के पीछे कि आपने इसे लागू करने के अधिकार को केंद्र को क्यों सौंप दिया? और यदि आप ये समझते हैं कि इस कानून में कोई ऐसी बड़ी खामी है जो आप लागू नहीं कर सकते हैं या आपने लागू करने की नहीं सोची तत्कालिक तौर पे, तो आखिरकार केंद्र सरकार इस कानून को किस प्रकार से लागू करवा पाएगी और वास्तव में इस कानून के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाने से क्या प्रतिफल होगा? एक सवाल है खास करके 9वीं अनुसूची की जब हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या 9वीं अनुसूची है क्या? किस तरीके से इस तरह के कानून को लागू किया जा सकता है और किस तरीके से वर्तमान में इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है? देखिए, संविधान की 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान के अनुच्छेद 31B के अंतर्गत बनाया जाता है और इसमें पार्लियामेंट की सहमति चाहिए होती है। और प्रारंभ में जब भूमि सुधार के कानून बनाए गए थे तो एक धारणा यह बनी कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल होगा उसकी कानूनी या विधिक समीक्षा न्यायालय नहीं करेगा, उसे न्यायालय में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। परंतु यह भी विषय अब स्पष्ट हो चुका है और वर्ष 2007 में दिए गए न्याय निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है IR कोएल्हो के मामले में, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सिर्फ 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाने से न्यायालय को किसी कानून की विधिक समीक्षा करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। यदि किसी कानून से संविधान के जो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स के क्लॉजेज यदि बाधित होते हैं या वो इन्फ्रिंज होते हैं तो उन कानूनों की कानूनी समीक्षा जरूर की जाएगी। तो 9वीं अनुसूची में लागू होने का मतलब कानून को सुरक्षा मिल गई ऐसा नहीं है। और मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल मुझे लगता है सरकार या राज्य सरकार के जहन में यह बात है कि इस कानून को लागू करने में कोई कठिनाई उन्हें प्रतीत होती है, इसलिए उन्होंने अपने अधिकार को केंद्र के मत्थे पे छोड़ दिया। और मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ राज्य सरकार से कि यदि इस कानून को लागू करने में आपको कोई कठिनाई है तो क्या केंद्र सरकार को ऐसी कठिनाई नहीं होगी? क्या राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन किया है, ऐसा राज्य सरकार समझती है? और यदि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और कंटेम्प्ट की प्रक्रिया ना हो जाए, इससे बचने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रावधान किया कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद ही लागू करना होगा, तो क्या ऐसी ही परेशानी और परिस्थिति केंद्र सरकार के सामने विद्यमान नहीं होगी? और यदि ये सब कुछ राज्य सरकार या इनके लोग जानते हैं तो राज्य सरकार ये बताए कि राज्यवासियों को इस तरह के ढकोसले दिखाकर, इस तरह से उनके आंखों में धूल झोंक कर आखिर इन्हें क्या फायदा मिलने वाला है। और यदि जिस उद्देश्य से अब तक वो इस राज्य में राजनीति करते रहे हैं, जो जग जाहिर है, अगर यही उद्देश्य इन्हें बार बार पूरा करना है तो मैं प्रणाम करता हूं इन लोगों को, मैं वंदना करता हूं इन लोगों की कि राज्य हित में यदि वो इस तरह से काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि राज्य की जनता आज नहीं तो कल जरूर जागरूक होगी और जरूर इनसे सवाल करेगी कि आखिरकार इन्होंने इस तरह के धोखे की राजनीति क्यों की। एक सवाल खास करके इसके साथ जुड़ जाता है कि 32 के खतियान को लेकर के 22 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, रोजगार मिलेगा, लोगों को फायदा होगा, बहुत सारी चीजें 32 को लेकर के लगातार लड़ाई झगड़े सब कुछ होते रहे हैं। क्या लगता है कि आज के दिन इस सरकार ने जो फैसला लिया इसका लाभ किस तरीके से मिल सकता था, किस तरीके से मिल पाया, या आज जो जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि हमने 32 के खतियान को लागू करके जनता के हित में बड़ा काम किया है, तो क्या सचमुच आम लोगों को राहत मिली है, मिलेगी, या कब तक होगा, या क्या कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी? अगर कहा जाए तो किस तरीके की पेंच दिखाई पड़ रही है या सीधे सीधे आम लोगों को फायदा होता नजर आ रहा है? देखिए, इन कानूनों के दो पहलू हैं। पहला तो 1932 के खतियान के नाम पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। मैं स्वयं इस राज्य का एक मूलवासी हूँ
और मैं 1932 का खतियानी भी हूँ। फिर भी चूंकि मैं एक पेशेवर व्यक्ति हूँ, मैं राज्य का एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ और पूर्व में महाधिवक्ता भी रह चुका हूँ एक लंबे समय तक, तो यदि मैं जानबूझ करके लोगों को गुमराह करूं या लोगों को ये बात ना बताऊं कि वास्तव में परिस्थितियां क्या है, तो ये गलत होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1932 की खतियान के पीछे जो भावनाएं हैं, उससे खेलने का ये राज्य सरकार काम कर रही है। ये राज्य सरकार को भी पता है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता जो इन्होंने निर्धारित की है और इस आधार पे जो कहा जा रहा है कि वर्ग 3 और वर्ग 4 की नियुक्तियां पूरी तरह से रिजर्व की जाएंगी, ये कभी भी संभव नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इसी प्रकार के समान मामलों में माननीय न्यायालयों ने पहले भी फैसले दे रखे हैं। अभी छिबरोलू रामाराव के मामले में, राज्य के सोनी कुमारी के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय से जाकर के निर्धारित हुआ, यही सब कुछ बहस हुआ है। 10वीं और 12वीं की शर्त के आधार पर नियुक्तियों को रिजर्व करने की जो नीति बनाई गई, वो अभी भी न्यायालय में बहस होने के बाद लंबित है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब न्यायालय में बहस हो रहे थे तो इन्हीं बिंदुओं पे दोनों पक्षों की ओर से बहस हुआ और मैं समझता हूं कि न्यायालय के सामने में राज्य सरकार की ओर से जो अधिवक्ता बहस कर रहे थे वे निरुत्तर थे राज्य न्यायालय के जवाबों, न्यायालय के सवालों का जवाब देने में। तो परिस्थितियां आज भी वही हैं, कल भी वही रहेंगी। राज्य सरकार को मेरे मुताबिक स्पष्ट कर देना चाहिए कि वास्तव में राज्यवासियों को इस प्रकार के ढकोसलों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, और यदि लाभ मिलने वाला है तो नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नीतियां बनाकर, विकास की राजनीति कर, गांवों में और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देकर, यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार देकर, ये सब काम राज्य सरकार को करना चाहिए। राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्ष में जो भी काम किया है, यहाँ के रोजगार धंधे चौपट हो गए हैं, यहाँ के बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है, यहाँ के पत्थर के खदानों का बेतहाशा दोहन किया गया है, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि राज्य की युवा जनता जो है वो यह सब कुछ देख रही है। ये बात जरूर है कि आमतौर पे हमारे गांव में रहने वाले लोग काफ़ी भोले भाले हैं और इस भावनात्मक सवाल पे, इस भावनात्मक विषय पे कुछ समय तक तो माननीय हेमंत जी के साथ दिखाई देंगे और अबीर गुलाल उड़वा करके, ढोलक पीट करके ये लोगों को गुमराह कुछ समय तक जरूर कर पाएंगे, लेकिन अंततः लोगों के जहन में ये बात स्पष्ट हो जानी है कि ये सभी चीजें जो हो रही हैं ये अपने कुकृत्यों को ढकने के लिए राज्य सरकार ने किया है। और राज्य सरकार ये लगभग समझ चुकी है मेरे मत में कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर चला आया है। कभी भी परिस्थितियां विकट होंगी, चुनाव होंगे, तो चुनाव में दोबारा जा करके उतनी सीटें जीतने के लिए जो जीत करके ये आए थे और दोबारा इसी मंशा के साथ सरकार बना ले, यही लोभ और लालच उन्हें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं समझता हूं कि जितनी उम्मीदें माननीय हेमंत जी से थी राज्य के युवाओं को, राज्य के मूलवासियों को, वो अपने कार्य में बिल्कुल असफल रहे। एक बड़ा सवाल खास करके जिस तरीके से कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है, जनता प्रतिनिधि को जिताकर ऐसे जगह भेजती है, सरकार बनती है। जब सरकार बनती है तो उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सलाहकार होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। जो गंभीर मुद्दे हैं, खास करके आप भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ महाधिवक्ता के रूप में काम किया होगा, जिस तरीके से काम होता है, इस तरह के जब कानूनी अड़चनें आती हैं, कानूनी प्रक्रियाएं आती हैं जिसमें अड़चन आप साफ साफ देख रहे हैं, अभी आज देख रहे हैं, पहले भी देखा होगा, तो इस सरकार के साथ भी सलाहकार अच्छे अच्छे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अच्छे अच्छे हैं, साथ साथ उनके कानून के विशेषज्ञ खास करके उनको जानकारी भी देते होंगे। तो क्या लगता है कि उन लोगों ने कहीं मामले को ढका है या फिर कहीं गुमराह सरकार को किया है? क्योंकि जानकारी तो लगभग सभी लोगों को आ रही थी, जो जानकार थे वो चर्चा कर रहे थे इस तरह की कि शायद ये लागू होना असंभव होगा, मुश्किल होगा, लेकिन हेमंत सरकार ने इसे लागू किया। तो क्या इन सारे जो इन लोगों के बीच घिरी हुई सरकार है,
क्या इस तरह की गलतियां उनके माध्यम से भी कर रही है और इनको जानकारी देनी चाहिए थी क्या? देखिए, आपको ध्यान होगा कि और किसी ने तो नहीं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हेमंत सोरेन जी ने ही विधानसभा के पटल में ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता निर्धारित नहीं की जा सकती और वो नहीं करेंगे। तब भी राज्य सरकार के पास यही सलाहकार थे, तब भी यही अधिकारी उनको सलाह दे रहे थे और उनके साथ काम कर रहे थे। तो अचानक कौन सा नया सलाहकार उनको नया सलाह देता है, नया कुछ बताता है, जिससे इस प्रकार का कानून ये लाने की हड़बड़ी करते हैं, ये समझ से परे है। दूसरी बात आपने कही कि राज्य सरकार के सामने में परिस्थितियां जो भी हो, परंतु उनके सलाहकार होते हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को विगत 3 वर्षों में किसी दबाव में चलाया गया है। ये राज्य की समुचित जनता ने देखा है, एक आम नागरिक के तौर पर मैंने भी देखा है। मैंने भी ये पाया है कि राज्य सरकार जो है वो किसी दबाव में चल रही है, किसी अलग प्रकार के प्रेशर में चल रही है, किसी अलग प्रकार के उद्देश्य से चल रही है। तो यदि ऐसे उद्देश्य जिसके बारे में आम लोग अब चर्चा करते हैं, मैं आपके सामने में इन तरह की बातें नहीं कहूँगा, लेकिन यदि उद्देश्य आपका गलत हो और उस उद्देश्य को साधने के लिए आपके सलाहकार अलग से प्राइवेट तौर पे आपने नियुक्त कर लिए हों, या आपके साथ काम करने वाले लोग जो बराबर आपको गलत ही सलाह देते हैं, ऐसे लोग जुट गए हों, तो वास्तव में इसी प्रकार के निर्णय होंगे और राज्य हित नहीं हो पाएगा। तो राज्य के अधिकारी और राज्य के कानूनी सलाहकार, मैं समझता हूं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, वो अपनी परिस्थितियों से लाचार हैं और उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव है जो एक्सटर्नल प्रेशर कहलाएगा। और उस एक्सटर्नल प्रेशर के अंतर्गत बिल्कुल राजनीतिक माहौल में राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए ये सरकार काम कर रही है। और इस राज्य सरकार की घोषणाएं, इस राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों से साफ झलकता है कि इनकी नीयत सिर्फ दिखावा करने की है, काम करने की नहीं है। मैंने तो कोई भी ऐसी बड़ी योजना, छोटी बड़ी योजनाएं सरकारों में चलती रहती है और कुछ एक मामलों में मैं माननीय हेमंत जी का मैं सराहना भी करूंगा कि उन्होंने कुछ एक अच्छे डिसीजंस भी लिए, अच्छे निर्णय भी लिए। परंतु आमतौर पे जो कुछ हुआ राज्य में विगत 2.5 वर्षों में, ये देखने की चीज है। ये बच्चा जानता है कि इस राज्य में विगत 2.5-3 वर्षों में हुआ क्या है और आगामी 2 वर्षों में राज्य के लोगों को क्या हासिल होगा इन घोषणाओं से, इन कानूनों से, वो भी सबको दिखाई देगा, वो भी सबको स्पष्ट हो जाने वाला है। एक अंतिम सवाल छोटे में चाहेंगे, ये दोनों जो पार्ट आए हैं, खास करके दोनों जो कानून बनाने की बात आई है, विधानसभा में पारित कराया गया है, क्या लगता है कि अब आम जनता को कब से लाभ मिलना शुरू होगा? जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या लाभ मिलने की स्थिति दिखाई पड़ रही है तत्कालीन? क्योंकि और लंबा समय और झेलना पड़ा, 22 साल गुजर गए हैं और आगे भी लगता है कि अभी इस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है कि ये सारी चीजें कैसे दुरुस्त हो पाएंगी? क्या करना चाहिए? क्या कुछ हो सकता है राज्य में? देखिए, आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया है, उस विषय पे आपको स्पष्ट कर दूं कि इंदिरा साहनी के मामले में एक कड़ा निर्देश दिया गया है राज्य सरकारों को, जिसके अनुरूप डाटा कलेक्ट करना होगा और वो गणना, वो आंकड़े जब तक इकट्ठे नहीं हो जाते हैं और वो परिस्थितियां जब तक नहीं दिखाई देंगी, तब तक आरक्षण का प्रतिशत जो है वो 50 से बढ़ाया नहीं जा सकता। ये राज्य सरकार विरोधाभासी निर्णय लेती रही है। एक हाथ में कहती है कि 27% आरक्षण हम बढ़ा करके देंगे राज्य के ओबीसी को, दूसरे हाथ में ये सरकार कहती है कि नगर निकायों के चुनाव में जहां ट्रिपल टेस्ट करना था इनको, जो इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अंडरटेकिंग भी दी, उसके बावजूद ट्रिपल टेस्ट इन्होंने नहीं कराया। छोटा सा काम था, उनको ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया
उसके आंकड़े नहीं इकट्ठे किए और घोषणा कर दी कि नगर निकाय के जो चुनाव होंगे वो ओबीसी को बिना आरक्षण दिए कराए जाएंगे। उसी तरह का ये निर्णय इन्होंने अब लिया कल, जब कहते हैं कि 27% आरक्षण तो मैंने निर्धारित कर दिया, परंतु ये तब लागू होगा जब केंद्र सरकार की सहमति हो, पार्लियामेंट की सहमति हो और 9वीं अनुसूची में इस कानून को शामिल कर लिया जाएगा। बड़ी विडंबना है कि ऐसा कानून बना करके जिसका कोई लाभ यहाँ के ओबीसी को नहीं मिलेगा, और यद्यपि आपने आरक्षण देने की घोषणा की है परंतु नगर निकाय के चुनाव में कोई आरक्षण ओबीसी को नहीं मिलेगा, नियुक्तियों के मामले में 27% का लाभ उनको नहीं मिलेगा, तो आपको करना यह चाहिए था कि इंदिरा साहनी के मामले के अनुरूप सारे आंकड़े, सारी शर्तें जो है उसे पूरी करनी थी। आपने वो नहीं किया, और चूंकि आपने वो शर्तें पूरी नहीं की, 4 पन्ने का आपने कानून बना दिया जिसमें किसी आंकड़ों की चर्चा नहीं है, किसी विषय की चर्चा नहीं की गई, और ऐसा अधूरा कानून आपने बनाया कि आप लागू ही नहीं कर सकते हैं। जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है विषय, वो आप लागू करते तो अच्छी बात होती। आप लागू नहीं कर सकते हैं, ये बखूबी आप जानते हैं, तो आपने इस तरह की शर्त लगा दी कि ये आरक्षण का प्रतिशत भी तभी से लागू होगा जब ये कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो जो कठिनाई आपने पेश की है, जिस तरह के आंकड़े आपको इकट्ठे करने थे वो आपने किए नहीं, तो क्या केंद्र सरकार इस कठिनाई को दूर कर पाएगी? यदि केंद्र सरकार और पार्लियामेंट में यह विषय जाएगा तो क्या वही परिस्थिति, वही कठिनाई खड़ी नहीं होगी? और ऐसी कठिनाई होगी जो आप भी जानते हैं, जिसके कारण आपने इसे तत्कालिक तौर पे लागू करने की नहीं सोची। तो क्या ये कानून असली तौर पे, जायज तौर पे कभी लागू हो पाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, और राज्य सरकार से सवाल पूछते हुए राज्य की जनता को, राज्य के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार को करना चाहिए था, ये बड़े दुख की बात है कि राज्य सरकार ने वो नहीं किया, और जस्ट खाना पूर्ति के लिए राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इन कानूनों को तत्कालिक तौर पे लागू कर दिया गया ताकि इन कानूनों का राजनीतिक लाभ वो ले सके, जबकि उनको यह खूब पता है कि ये कानून कभी भी लागू नहीं करवा पाएंगे। और ये कहावत हो गई ना कि जैसे कहते हैं कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो ये राज्य सरकार को बिल्कुल पता है कि 9 मन तेल कभी होगा ही नहीं। इसलिए इन्होंने एक कपोल घोषणा की है, एक झूठ बोलने वाली घोषणा की है, और समस्त राज्यवासियों को बोका बनाने का काम किया है। ये शब्द मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है वही प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि राज्य का आदिवासी युवा जो है वो बोका नहीं रहा। जी माननीय हेमंत जी, आप जरूर बोका नहीं है, आप बहुत तेज हैं, बहुत समझदार हैं, परंतु कृपा करके राज्यवासियों को आप बोका इस तरह से बनाने का काम मत करिए। तो तमाम चीजें हैं खास करके, और जिस तरीके से राज्य की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 22 साल के इस झारखंड में कई पहलुओं पे चर्चा की गई है, जो गंभीर मुद्दे थे उन पे भी बातचीत की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इस बार फिर से एक बार कहीं न कहीं विधानसभा के माध्यम से 2 बिल को पारित कराया गया, कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें स्थानीय नीति की बात है और साथ साथ ओबीसी आरक्षण की बात है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सचमुच इन 2 मुद्दों को लेकर जनता के लिए कब राहत मिलेगी, क्योंकि अभी भी कई अड़चने दिखाई पड़ रही हैं और कानून के जानकार इस बारे में लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं। और जिस तरीके से महाधिवक्ता रह चुके अजीत कुमार ने चर्चा की है, उसमें अभी भी लगता है कि इन सारी बातों से कि कहीं न कहीं कई पेच अभी फंसे हुए हैं, जिसका निदान शायद आसान नहीं हो सकता है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस।